ये बताइए कि अब आने वाले दिनों के अंदर अली रज़ा एहराफी जो हैं, जिन्हें अबूरी सुप्रीम लीडर नामज़द किया गया है, बहुत सारी बातें जो थीं अली लारेजानी के हवाले से भी थीं, लेकिन उसूल फ़िक़्ह की तालीम हासिल करना, फ़लसफ़े की करना, कलाम की करना, बड़े मदारिस की सरबराही करना, फिर बड़े असातिज़ा से पढ़े होना और फ़िक़ही मसाइल के ऊपर दस्तरस रखना, फिर फ़तवे जारी करने की सलाहियत रखना। हमारे नज़दीक तो एक आयतुल्ला का मनसब ये है और यही निज़ाम है जिसे आइन के अंदर शायद ईरान में दर्ज किया गया है। तो अली लारेजानी की आवाज़ पहले क्यों उठी? उनकी तरफ तवज्जो क्यों मबज़ूल करवाई गई? और फिर अली रज़ा एराफ़ी की जो नामज़दगी है, उसकी बुनियादी वजह क्या दिखाई देती? देखें जो अली लारजानी साहब हैं वो बहुत पावरफुल फिगर हैं ईरान के अंदर। वो ना सिर्फ आयतुल्लाह खुमैनी के साथ, आयतुल्लाह खामना के साथ क्लोजली लिंक्ड हैं, बल्कि वो दामाद हैं शहीद मुतहरी के, मुर्तज़ा मुतहरी, रेवोल्यूशनरी रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी के और रेवोल्यूशन के वन ऑफ द पायनियर्स हैं। हुँ। उनके वो दामाद हैं। उनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है चीजों के अंदर, और इसीलिए उनके बारे में जो है वो आवाजें दी जा रही थी कि उन जैसी मजबूत शख्सियत जो है वो कमांड लेगी, क्योंकि बहुत सारे फैसले वो करते हैं स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर। हुँ। लेकिन जैसा कि आपने करेक्टली पॉइंट आउट किया, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो मीट नहीं होती। देखें, ईरान के अंदर अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है अराफी साहब का, आयतुल्लाह अराफी का हुँ। जो लीडरशिप का, सुप्रीम लीडर बनने का। वो तो सिर्फ एक लीडरशिप काउंसिल के, इंटरिम लीडरशिप काउंसिल के मेंबर हैं, क्योंकि वो हुँ। गार्डियन काउंसिल से उनको लिया गया। मोहसिन रजाई हेड ऑफ जुडिशरी हैं, उनको लिया गया, और हुँ। प्रेसिडेंट पेजेशकियान है। इन तीनों पर मुश्तमिल एक इंटरिम काउंसिल जो चला रही है चीजों को, इन द एब्सेंस ऑफ द सुप्रीम लीडर। ईरान कोई डिक्टेटरशिप या कोई मोनार्की नहीं है कि सक्सेशन के मतलब वो नामजद करेंगे और दूसरा बंदा बन जाएगा, या जो है वो वल्दियत के ऊपर इसका सिस्टम चले। हुँ। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स अल्टीमेटली डिसाइड करेगी कि नेक्स्ट सुप्रीम लीडर कौन होंगे, और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स खुद से भी इलेक्टेड होती है। तो इसका फैसला कि सुप्रीम लीडर कौन होंगे, ये सिर्फ असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ही डिटरमिन कर सकती है। जॉन, ये बताइए कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर अमेरिका तो ये क्लेम कर रहा है कि 46 रहनुमाओं की शहादत हो चुकी है। ईरानी ज़राए अब तक क्या बताते हैं? क्योंकि 46 का फिगर बहुत बड़ा है। तो ईरानी ज़राए सरकारी तौर के ऊपर क्या क्लेम कर रहे हैं कि कितने अफराद की या कितने रहनुमाओं की शहादत हुई? देखें, इसके अंदर जो 40 अफराद की जो बात की यूनाइटेड स्टेट्स ने, वो आई डोंट नो उसके अंदर कितनी सच्चाई है, लेकिन जो ईरान की तरफ से जो तस्दीक की गई है जिन शहादतों की, और वो किसी एक हमले के अंदर नहीं बल्कि जनरली उन्होंने तस्दीक की है कि किन किन को शहीद किया गया है। हम्म। अली शाम खानी को शहीद किया गया है, साथ ही साथ पाकपुर जो चीफ कमांडर हैं आईआरजीसी के, उनको शहीद किया गया है। उसके साथ साथ इंटेलिजेंस के जो हेड हैं उनको शहीद किया गया है। बाकी काफी ऐसे लोग हैं जूनियर लेवल पे जिनको शहीद किया गया है। उसके साथ साथ आयतुल्लाह खामनाई के जो घर वाले हैं, उनकी बहू, उनके उनकी बेटी, उनका दामाद, उनके उनके जो बच्चे हैं, उनको शहीद किया गया है। तो तस्दीक इस चीज के ऊपर जरूर है कि कुछ लीडर्स जो हैं वो शहीद हुए हैं। लेकिन जो नंबर जो बता रहा था वेस्टर्न मीडिया प्राइमरीली, के पेजिशकियान साहब को भी शहीद कर दिया गया फॉर एग्जांपल, या लारिजानी साहब की भी बात हो रही थी, तो ऐसा जो है वो नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो ये शहादतें हुई हैं, ये किसी एक हमले के दौरान नहीं हुई, आप ये कह रहे हैं, या फिर इसकी तस्दीक ईरानी ज़राए नहीं कर रहे? यानी बहुत सारे लोग जो बातें कर रहे हैं कि क्या ये सब के सब एक ही मकाम के ऊपर मौजूद थे? क्या उनके हिसार में मौजूद थे? तो इसका मतलब क्या हम ये ले सकते हैं कि अगर वो वॉर रूम के अंदर नहीं थे तो फिर सब अपनी अपनी जगहों के ऊपर थे और सबको अलग अलग टारगेट किया गया? मेरे ख्याल में जो बहू का, दामाद का और इनके घर वाले, आयतुल्लाह खामनाई के एक बेटे और उनके जो जिनका शहादत का वो है, वो आयतुल्लाह खामनाई के साथ ही जब वो घर में थे तब हम्म। उनकी शहादत हुई। हम्म। और काफी काफी लोगों से मैंने बात पूछी है, उन्होंने कंफर्म की, बट टाइम विल टेल अगेन। और दूसरे जो अली शाम खानी है, उनको अलग से टारगेट किया गया। इंटेलिजेंस के जो हेड हैं, वो इंटेलिजेंस मीटिंग में थे, उनके साथ 4 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। हम्म। उनके जब कॉम्प्लेक्स को हिट किया गया तब। अच्छा, तो ये बताइएगा कि साबिक सदर अहमदी नैयाद के हवाले से इस वक्त रूमर्स हैं, क्या उनके हवाले से कोई मुसद्दिका इत्तला मौजूद है? देखें, 50-50 है। मैं आपको सच बताऊंगा, अहमदीनेजाद साहब की जो असैसिनेशन अटेम्प्ट है उसके ऊपर कोई तस्दीक जो है वो नहीं हुई है मुस्बत, कि वो इस वक्त जिंदा हैं या नहीं है। तो इट इज 50-50। हो सकता है कि वो शहीद हो चुके हों इस इंसिडेंट के दौरान। अहमदी नैयाद साहब के मामूलात इन दिनों में क्या थे? क्योंकि ना तो वो खबरों की जीनत थे, ना कोई बड़े पैमाने पे किसी बड़े इवेंट पे दिखाई दिए। तो क्या उनके मामूलात अभी भी हुकूमती मामूलात से मुंसलिक थे?
नहीं जी, वो हुकूमती मुकाबलात से मुंसलिक नहीं थे। इनफैक्ट उनके तो रिजर्वेशंस थे हुकूमत के साथ, क्योंकि उनको थर्ड टर्म में आना था। उन्होंने नॉमिनेशन फाइल की थी और उनकी नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि ईरानी जो है वो टू टर्म प्रेसिडेंशियल जो टर्म्स हैं उसके अंदर मानते हैं। तो उनको तो उल्टा रिजर्वेशंस थे और वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करते हुए आए हैं। लेकिन वो क्योंकि निज़ाम के साथ थे, वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, अहमदीनेजाद जो है वो आइडियोलॉजिकल फिगर हैं, निज़ाम के साथ हैं। तो इसलिए हो सकता है कि उनको टारगेट किया गया हो, ताकि ईरान के अंदर कोई स्पेस ना बचे। वो जो प्रोजेक्ट कोट एंड कोट रिजीम चेंज है, उसके अंदर बाद में कोई स्पेस ना बचे किसी भी दूसरे बंदे का, कि वो जो है वो ये जो पोजीशंस हैं उनको फुलफिल कर सके। अच्छा, एक चीज और बताइए कि अब की बार जो जवाबी हमले किए गए हैं, उन जवाबी हमलों में हमने ये देखा कि इसराइल को टारगेट करने से ज्यादा खित्ते में मौजूद अमेरिकन एयर बेसिस को ज्यादा टारगेट किया गया। 12 रोजा जंग में हमने ये देखा कि स्वाम भेजा गया था जिसमें ड्रोन्स थे, कम बुलंदी पे उड़ने वाले या ज्यादा बुलंदी पे उड़ने वाले, कम रफ्तार से उड़ने वाले, मिसाइल्स मौजूद थे ज्यादा रफ्तार से चलने वाले, ताकि आयरन डॉम, डेविड स्लिंग और एरो 1 2 3 के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जा सके। लेकिन अब की बार इसराइल का मंजरनामा किसी हद तक कम दिखाई दिया और मशरक़ वस्ता में अरब ममालिक के अंदर मौजूद एयर बेसिस को निशाना ज्यादा बनाया गया। तो अब की बार स्ट्रेटजी में तब्दीली किन बुनियादी वजूहात पे थी? उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि इस दफा का जो अटैक है वो प्राइमरीली अमेरिका कर रहा है। पिछली दफा जो अटैक किया था वो इसराइल ने किया था। तो जंग अब खुली अमेरिका के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई है। और मजे की मैं आपको एक बात बताऊं जो मेरी तफसीलात हैं उसके हवाले से, ये जो बेड़ी बेड़ा इब्राहिम लिंकन आया, उसने सिर्फ पहला अटैक किया टॉमहॉक मिसाइल्स का, फिर वो चला गया 2000 किलोमीटर दूर। और फिर जितने भी अटैक्स हुए और जितनी भी फैसिलिटेशन हुई वो इन मिडल ईस्ट के जो बेसिस हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है, सारे बेसिस को टारगेट नहीं किया जा रहा। आप ये इंटरेस्टिंग बात नोट करें, तुर्की में भी बेसिस हैं और अजरबैजान में भी बेसिस हैं, लेकिन उनको टारगेट नहीं किया जा रहा। तो सिर्फ उन बेसिस को टारगेट किया जा रहा है और सख्ती से उन बेसिस को टारगेट किया जा रहा है जिनके साथ प्राइमरी रोल था। आप या नोटिस करें, यहाँ से कुछ दिन पहले एक बहुत मैसिव इंक्रीज हुआ था एयर फाइटर्स का। F-35 जो थे वो लैंड हुए थे बहरेन के अंदर, यूएई के अंदर, कतर के अंदर भी जो है वो इंस्ट्रूमेंट स्ट्रैटो टैंकर्स लाए गए थे, ग्राउलर्स लाए गए थे, E-18 जो सेंट्रीज हैं वो लाई गई थी। तो ईरान का जो अफसोसनाक जो ईरान को रिजर्वेशंस हैं बहुत शदीद, वो ये हैं कि ये मुल्क जो गल्फ कंट्रीज कह रही थी कि हमारा एयर स्पेस या हमारी नेवल बाउंड्री या हमारा कोई रिसोर्स सपोर्ट यूज नहीं होगा अमेरिका के लिए, उन्होंने जो है वो वादा खिलाफी की और वहां से सपोर्ट सारा, वहां से मूवमेंट आई। और कुछ तो डायरेक्टली इसराइल के दोस्त हैं, यूएई और जॉर्डन जैसे मुल्क डायरेक्टली इसराइल के दोस्त हैं, और कुछ तो इनडायरेक्टली पसे पर्दा जो है वो इसराइल के साथ देते हैं। और सबको पता है कि ये जो अरब ममालिक हैं इनके इन्होंने अड्डे दिए हैं अमेरिकन को। किस वजह से दिए हैं? जाहिर सी वजह यही है कि ईरान के ऊपर हमले किए जाए तो ईरान उनको एज लेजिटिमेट टारगेट देखता है। ईरानी मिसाइल्स, ऐसा तो नहीं है कि ईरान अपने मिसाइल्स जो है वो अमेरिका भेज सकता है। तो वो इन्हीं सारे 30 से 40 हजार जो सोल्जर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के जो इस रीजन के अंदर बैठे हुए हैं, ईरान के पास कोई और चॉइस नहीं है कि वो उनके अलावा किसी को टारगेट करे, और लेजिटिमेटली कर रहा है। क्योंकि ये मुल्क, ओमान का आपने देखा कि ओमान के ऊपर अटैक नहीं किया ईरान ने। ये मुल्क जिनके ऊपर अटैक कर रहा है ईरान, इनके बेसिस के अंदर अटैक कर रहा है। इनकी अलग से जो बनी हुई हाउसिंग फैसिलिटीज हैं ये अमेरिकन सोल्जर्स की जो सिविलियन एरिया से दूर हैं उनके ऊपर टारगेट कर रहा है। तो बिल्कुल ईरान तो कहता है कि भाई अच्छा, इट्स अ डू और डाई सिचुएशन फॉर अस। मेरा फिर एक सवाल है जी कि ये जो अटैक्स जी किए गए रियाद के अंदर, कतर के अंदर, बहरीन के अंदर, यूएई के अंदर, इन सब में एक चीज तो मुश्तरक थी कि जहां पे एयर बेसिस मौजूद थे उन्हीं जगहों के ऊपर अटैक किए गए। लेकिन यूएई का जो मंजरनामा है वो किसी हद तक मुख्तलिफ दिखाई देता है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो है वो इत्तला का सामने आना, फिर जमीरा की इत्तला का सामने आना, तो वहां पे उन इलाकों के अलावा दूसरे इलाकों को जो टारगेट किया गया है उसकी बुनियादी वजह क्या है? ज्यादा गुस्सा यूएई पे दिखाई दे रहा है, उसके पीछे के मुहर्रिकात क्या है? CIA की फैसिलिटीज हैं, जुमेरा के अंदर भी है, एयरपोर्ट में भी फैसिलिटी है, जो सारी चीजें, पूरा सिक्योरिटी सिस्टम यूएई का CIA चलाती है। और जाहिर सी बात है वो तो सबसे ज्यादा जो इसमें किरदार अदा किया है माशाल्लाह हमारे दोस्त ममालिक यूएई ने किया है, जिसमें उन्होंने हमले हमले को फैसिलिटेट किया है यूएस के। तो यूएई को सबसे ज्यादा निशाना इसीलिए बनाया जा रहा है क्योंकि यूएई और बहरीन ये दो मुल्क हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा, जो एब्राहम लिंकन है और फिफ्थ फ्लीट है उसको सपोर्ट सारा बहरीन कर रहा था, और जितने भी F-35 और स्ट्रैटो टैंकर्स रिफ्यूलर्स थे उसको दुबई से, यूएई से ऑपरेट किया जा रहा था। और जितने भी रिकॉनेसेंस का, आपको याद होगा अभी $1.1 बिलियन का सिस्टम
कतर के अल उदैद बेस के अंदर जो है वो उड़ाया ईरानियों ने, जिसकी 5,000 किलोमीटर की रेंज थी। वो अर्ली वार्निंग सिस्टम था। तो ये सारे मुल्कों को अटैक करने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि यही मुल्क थे जिनसे हमले हो रहे थे, वरना बेसिस तो और भी जगहों पे हैं। यासिर साहब, नेटो के बेसिस हैं, अमेरिका के बेसिस हैं, टर्की के अंदर भी, अजरबैजान के अंदर भी, लेकिन वो उन मुल्कों ने जो बोला कि हम नहीं सपोर्ट करने देंगे, तो वो दे स्टूड फर्म ऑन इट। वो उन्होंने सपोर्ट नहीं करने दिया अमेरिका को, और इसीलिए ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी बंद कर दिया, क्योंकि अगर ये मुल्क सपोर्ट कर सकते हैं अमेरिका को ईरान के अटैक के खिलाफ, तो जाहिर सी बात है ईरान भी अपनी जो मैरीटाइम बाउंड्री है, जिसके अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का चोक पॉइंट है, उसको बंद कर सकता है।